हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 6 की एसएसटी, जो कि हमारी न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें सोशल साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई सोशल साइंस, क्यों पढ़े हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, जो हमारी लाइफ को कई तरीक़ों से बदल रही है, अच्छी तरीके से भी और कुछ कुछ गलत तरीक़ों से भी। टेक्नोलॉजी जैसे कि हम मशीन्स पे ही डिपेंड होते चले जा रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से सोशल टेंशन बढ़ा हुआ है और हमारी अर्थ, उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके आसपास बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा भी हम कर सकते हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। इसलिए सब सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, जिनसे हम इन सभी चीज़ों को ठीक कर सकें और जो भी टेंशन सोसाइटी में चल रही हैं उसे हम कम कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जितने सिंपल दिख रहे हैं, इनके आंसर इतने सिंपल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। कितने तरीके के रिलीजन, कितने तरीके की लैंग्वेजेस, कितने तरीके की ट्रेडिशंस, बहुत डाइवर्स है ये। तो और जब चीज़ें डाइवर्स होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं और एक ही साथ रहती हैं, तो फिर क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं आपस में। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए और हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने वर्ल्ड को, ह्यूमन सोसाइटी को समझना होगा। जब हम ह्यूमन सोसाइटी को समझेंगे तभी तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो सोशल साइंस जो आपकी ये बुक है, उसका मेन पर्पस यही है कि कैसे आप ह्यूमन सोसाइटी को समझें और उसे कैसे अच्छा बनाने की कोशिश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस है या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये साइंस क्यों कहा जाता है इसे? देखिए, ये साइंस तो नहीं है, पर जैसे कि आप जानते हैं साइंस क्या होती है? लॉजिक पर डिपेंड करती है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करती है। उसी तरीके से सोशल साइंस भी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करती है जहाँ पॉसिबल होता है, लेकिन इसका फोकस किस पर रहता है? ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, जो कि बहुत डाइवर्स है और एक फिक्स्ड प्रोसीजर से ही चलती है, जिसका रिजल्ट हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन एक प्रोसीजर तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है एक सोसाइटी में रहने के लिए। ओके, अब हम चलते हैं सोशल साइंस के सब डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं। मतलब सोशल साइंस के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हमारे पास में क्या क्या हो चुका है, ज्योग्राफी, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसके बारे में आप पढ़ोगे, इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानोगे। पॉलिटिकल साइंस, हमारी पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सब कुछ आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे इसमें। इकोनॉमिक्स, कैसे लोग अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। सोशलॉजी, हमें सोसाइटी में रहना कैसे है, कैसे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं हम देश के। ये सारी चीज़ें आप इस सोशल साइंस में पढ़ोगे और इन सभी सब डिसिप्लिन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनको जानेंगे सोशल साइंस के। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है, जो कि हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है और उस जगह तक हमें कैसे पहुँचना है। ये हमें मैप के थ्रू ही पता चलता है। ये एक छोटे एरिया का भी हो सकता है, किसी विलेज का जैसे टाउन का, और एक बहुत बड़े एरिया का भी मैप हो सकता है जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का, और एक बहुत बड़े एरिया जैसे कंट्री का, ओशंस का, माउंटेन रेंजेस का, इन सब का भी मैप आपको मिल जाएगा। तो मैप बेसिकली क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एरिया का, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं कि ये प्लेस कहाँ पर है और उस तक कैसे पहुँचना है। इसके लिए मैप का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला है स्टूडेंट्स फिजिकल मैप्स, नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स और थर्ड है थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि हम हमारे नेचुरल फीचर्स के बारे में जो भी बताते हैं मैप्स, जैसे कि हमारे माउंटेन रेंज, ओशंस एंड रिवर्स को जो लोकेट करते हैं उनके बारे में जो बताते हैं, वो फिजिकल मैप्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको किसी मैप पर ये पता चले कि कौन से रेंज में माउंटेन्स आ रहे हैं, कहाँ पर रिवर आ रही है,
या फिर कोई भी ओशंस कहाँ पर हैं हमारी अर्थ पर, इन सब के बारे में जो बताते हैं वो फिजिकल मैप्स कहलाते हैं। सेकेंड वन है पॉलिटिकल मैप्स। जो भी मैप्स आपको कंट्रीज़ के, स्टेट की बाउंड्रीज़ बताते हैं, बाउंड्रीज़ कि यहाँ से इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक ये वाली कंट्री है, इसके बाद इस बॉर्डर के बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बॉर्डर्स की आपको डेफिनेशन बताती है या बॉर्डर्स की जगह बताती है कि यहाँ पर ये कंट्री या ये स्टेट ख़त्म हो गया और यहाँ से नेक्स्ट स्टेट या कंट्री स्टार्ट हो गई, तो इनके बारे में जो बताते हैं हमें वो पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं आपके। ये सिटीज़ के भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के भी हो सकते हैं, स्टेट्स के भी हो सकते हैं और कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं। तो जो भी आपको सिटीज़, कंट्रीज़ और बॉर्डर्स या बाउंड्रीज बताते हैं वो आपके पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप्स होते हैं बेटा जब आपको कोई भी थीम देकर कोई मैप बनाने के लिए कहा जाता है या फिर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आइडिया में लेकर आपको कोई मैप बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, उन प्लेसेस को आपको रेड फ्लैग से लोकेट करना है। तो ये क्या हुआ, एक आपको कोई थीम लेके, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेकर कोई मैप तैयार करना होता है तो वो थीमेटिक मैप कहलाता है। अब बेटा कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप क्या होता है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप से मीनिंग यहाँ पर है ऐसी 3 चीज़ें जो कि जिनको जाने बिना, जिनको समझे बिना आप मैप को ना तो रीड कर सकते हैं ना ही किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हमारे अर्थ पर किसी भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल हमारे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस, एक सिटी से दूसरी सिटी तक का डिस्टेंस, तो इसके बिना हम कोई भी मैप को रीड नहीं कर सकते। हमें डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे रीड करना है। सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए ही हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ढूंढ सकते हैं। अब हम ऐसे तो नहीं अज्यूम नहीं कर सकते किसी भी मैप में कि ये रास्ता इधर ही जा रहा होगा। जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी हम उस मैप को रीड नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन इज़ सिम्बल्स। सिंबल क्या होते हैं? एक डिफाइंड मार्क बना देते हैं हम। कोई वर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई साइन दे सकते हैं उस प्लेस को। तो ये कोई भी आइडिया बताने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं, हम इसे डिटेल में भी समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अब जैसे कि आप मैप जानते होंगे, एक छोटे से मैप में आप किसी बड़े शहर का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसको पूरा का पूरा कॉपी तो नहीं कर सकते हम। यानी कि जैसे सपोज़ करिए कि आपको मार्केट जाना है अपने घर से और ये डिस्टेंस मान लीजिए 500 मीटर्स का है। अब इस प्लेस को आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक स्केल लेना पड़ता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही दिखा सकते हैं। तो हम वो पूरे 500 मीटर्स कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस शो कर सकते हैं अपने मैप पर। और जो ये रेशियो रहता है डिस्टेंस का, मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस का, उसके लिए आपको एक यूनिट लेनी पड़ती है। चाहे वो यूनिट आप कोई सी भी लो, लेकिन वही एक्चुअल यूनिट आपको हर प्लेस को शो करने के लिए सेम यूनिट लेनी पड़ती है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर्स अगर आपने लिया है तो आप जितने भी प्लेसेस को आप शो करोगे, अगर वो दूर हैं तो इसी रेशियो में करोगे और अगर वो पास हैं तो भी इसी रेशियो में आप शो कर सकते हो। तो डिस्टेंस को जाने बिना या डिस्टेंस को शो किए बिना आप कोई भी मैप तैयार नहीं कर सकते, ना ही रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा डायरेक्शन। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे कि हमारी 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं। वही सेम 4 डायरेक्शंस आप मैप पर भी रीड करोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शंस हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। नॉर्थ हमारा ऊपर रहता है मैप में, और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे देन आता है ईस्ट, फिर साउथ एंड देन वेस्ट। ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। इसके अलावा भी डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं, जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में पड़ती हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ईस्ट एंड साउथ के बीच में पड़ती हैं, जिसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी साउथ एंड वेस्ट के बीच में पड़ती है, जिसे हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। और एक पड़ती है वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट रीड करते हैं। ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं।
ज़्यादातर मैप्स में सिंपली एक एरो के साथ में ये मार्क रहता है एन मतलब आपको सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन बता देते हैं, नेक्स्ट का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। इसलिए जो भी मैप हम खुद बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, या फिर हम जो भी मैप्स को रीड करते हैं उसमें एक डायरेक्शन बताने के लिए सिर्फ एन नेम से उसको डिनोट किया हुआ होता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको बताता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई भी प्लेस किस डायरेक्शन में है, जैसे कौन सी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के कौन से डायरेक्शन में पड़ती है। ये इस तरीके से आपको रीड करने में, मैप्स को रीड करने में डायरेक्शंस हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सिंबल्स। अब आप हर प्लेस को सेम सिंबल से तो डिनोट नहीं कर सकते। जब हम खुद भी ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कोई भी रिवर हमें दिखानी है, रेलवे स्टेशंस दिखाने हैं, या फिर कोई टेंपल दिखाना है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है, कोई भी एरिया हमें दिखाना है, तो उसके लिए हम उसको अलग अलग सिंबल्स दे सकते हैं ताकि मैप को रीड करने में बहुत आसानी हो। तो ये सिंबल्स आप अपनी चॉइस से कोई से भी ले सकते हैं। कुछ सिंबल्स आपको मैंने यहाँ ड्राइंग में भी दिखा रखे हैं जो कि आपकी बुक में भी होंगे। इनको भी यूज़ आप कर सकते हैं मैप्स में, और रीड करने में भी ये सिंबल्स बहुत हेल्प करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स की बिल्डिंग्स को, रोड्स को, रेलवे लाइंस को, रिवर्स को, पॉन्ड्स को और इस टाइप की बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स को शो करने के लिए आप इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। ये आपके चॉइस से कोई से भी सिंबल्स हो सकते हैं, बस आपको वो नीचे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है मैप में कि आपने किस साइन को, किस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए या बताने के लिए आपने यूज़ किया है। अब अर्थ, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेस है, उसको मैप पर उतारना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मैपिंग ऑन द अर्थ हम करेंगे कैसे। अब हमने ये तो सीख लिया कि मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैप कितने टाइप्स का होता है, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अब हम अर्थ को मैप पर शो कैसे करेंगे। अर्थ तो बहुत बड़ा प्लेस है, उसको कैसे, ये एक बिग बलून की तरह होता है। अगर आप अर्थ के बारे में सोचोगे, वो एक जायंट बलून की तरह है। ये राउंड है, पफी है। अब एक राउंड शेप के प्लेस को हम एक फ्लैट पेपर पे कैसे शो करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ऑरेंज को पील किया। अब जो ऑरेंज को आपने पील किया है, क्या उसको आप फ्लैट सरफेस पे रख कर जोड़ कर वही शेप दे सकते हैं जो कि ऑरेंज की है? नहीं दे सकते, क्योंकि एजेस पे से तो उसे मोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, इसका एक सोल्यूशन निकाला हमने। इसका क्या सोल्यूशन निकाला, मैपिंग के लिए हमने फिर ग्लोब यूज़ करना शुरू किया। ग्लोब, जैसा कि आपने देखा होगा, एक राउंड बॉल की तरह होता है, जो कि हमारे अर्थ का ही एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मॉडल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी प्लेस को, मैप को हम कैसे अर्थ के तरीके से शो करें। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना शुरू करा, ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक राउंड मॉडल होता है अर्थ का। अर्थ हमारी स्फेयर है रफली, क्योंकि बेसिकली ये पोल स्पेस से फ्लैटेंड होती है हल्की सी, क्योंकि हम इसे बिल्कुल राउंड नहीं कह सकते अर्थ को। लेकिन फॉर मॉडल के लिए हम ग्लोब को ही यूज़ करते हैं, जो कि एक पूरी राउंड शेप होती है। ग्लोब को अगर आप ले रहे हैं, एक स्फेयर को ले रहे हैं, तो इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसा कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। हर 3D शेप की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। तो ग्लोब को भी एक्यूरेटली ऐसा ही बनाया जाता है, जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और डेप्थ भी हो। ठीक है, एक स्फेरिकल शेप होती है, ये एक 3D शेप होती है, एक बड़ी सी बॉल की तरह। और ये जो हमारी पेपर पे बने हुए मैप्स होते हैं उनकी तरह फ्लैट नहीं होती है, ये अर्थ की सरफेस की तरह राउंड ही होती है। दिस मीन्स इसमें कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं आप, ओशंस भी देख सकते हैं, और भी जो अदर फीचर्स हैं वो आप इसमें रोटेट करके ग्लोब को देख सकते हैं। इसमें ग्लोब में एक एक्सिस होता है जो कि हल्का सा टिल्ट रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी एक्सिस पे से हल्की सी टिल्ट है, इसलिए हम ग्लोब का रिप्रेजेंटेशन भी हल्का सा टिल्ट के तौर पर ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ग्लोब जो कि हल्का सा टिल्ट रहता है एक्सिस पर से। एक्सिस मतलब जो इसका बेस है। जो ग्लोब होता है हमारा, वो एक स्फेयर की तरह होता है, जो कि जनरली या तो मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या कार्डबोर्ड का हो सकता है। हमारे अर्थ के सरफेस को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करने के लिए हम ग्लोब को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी ट्रू शेप की तरह होता है, और इससे हम किसी भी मैप्स को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि स्केल कोई भी ले सकते हैं हम। इसका जो भी मैप्स हम चाहें उसके अकॉर्डिंग हम ग्लोब चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कंट्रीज़ का मैप चाहिए तो हम कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग
ग्लोब चूज़ कर सकते हैं। हमें एक कंट्री के अंदर के स्टेट्स का चाहिए तो हम उस तरीके का ग्लोब चूज़ कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ ग्लोब पर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स बेटा किसी भी ग्लोब पर आपको कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं, कोई भी मैप हो या कोई भी ग्लोब हो। तो हर ग्लोब और हर मैप पे ग्रिड सिस्टम यूज़ होता है। ग्रिड सिस्टम से मतलब कुछ लाइंस वर्टिकल होंगी एंड कुछ लाइंस उसको क्रॉस करती हुई हॉरिजॉन्टल होंगी। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के इस कॉम्बिनेशन को ही कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ लाइंस आपकी वर्टिकल चलती हैं और कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल चलती हैं। जस्ट लाइक यू गिव डायरेक्शन टू फाइंड अ शॉप इन अ मार्केट। जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं 7th शॉप पर हूँ 5th रो में, तो ये आप कैसे शो कर सकते हो? आपने कहा 5th रो में 7th शॉप पर हूँ, तो ये क्या हुआ? एक ग्रिड सिस्टम का ही एग्जाम्पल हुआ। ग्रिड सिस्टम में कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं, कुछ लाइंस वर्टिकल होती हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के कॉम्बिनेशन को ही हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है। ये दोनों ही एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, प्राइम मेरिडियन भी एंड इक्वेटर भी। इक्वेटर क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि रन करती है अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो कि है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। इसमें बांट देती है। स्फेयर के हाफ पार्ट को ही हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। एक होता है आपका प्राइम मेरिडियन, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ग्रीनविच मेरिडियन क्या होता है? वो भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो कि है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये 2 लाइंस हमारी अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न में प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर देती है, और नॉर्दर्न एंड साउदर्न में हमारा इक्वेटर, जो ये दोनों ही प्राइम मेरिडियन भी एंड इक्वेटर भी दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमारी अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ये बेसिकली हमने ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन क्यों रखा गया होगा, ये इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई गई होगी, ताकि हम ग्लोब को या फिर किसी मैप को ईजिली रीड कर सकें। इसीलिए ये इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी मैप या फिर ग्लोब पर। लैटिट्यूड्स आपको बताते हैं कि कोई भी प्लेस इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये आपके डिग्रीज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जो भी लाइंस चलती हैं वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक होती हैं और उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, और ये एक सर्कल बनाती हैं। जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है अर्थ पर। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपको पता है, और ये लार्जेस्ट पैरेलल सर्कल माना जाता है इक्वेटर को। ये लाइंस छोटी होती चली जाती हैं जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक बॉल पे अगर आप सर्कल्स ड्रॉ करोगे पैरेलल, जो कि थोड़ी थोड़ी इक्वल डिस्टेंस पर हों, और अगर आप उसके एंड पर पहुंचोगे बॉल के, तो क्या होगा कि वो सर्कल्स जो है छोटे होते चले जाएंगे, चाहे आप ऊपर की तरफ बढ़े या फिर नीचे की तरफ। तो एक बॉल के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बॉल को एक ग्लोब मानकर, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन मानकर उस पर ड्रॉ करके सर्कल्स आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। लैटिट्यूड्स जैसा कि मैंने आपको बताया डिग्रीज में एक्सप्रेस करा जाता है, और इक्वेटर को हम लैटिट्यूड 0 डिग्री मानते हैं। इसके बाद जो पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे ही दोनों पोल्स के 90 डिग्री माना जाता है, नॉर्थ पोल को भी और साउथ पोल को भी। और आपको पता है इक्वेटर क्या करता है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जैसे कि इक्वेटर आपने एक इमेजिनरी लाइन पढ़ी है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, कौन कौन से, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपके, वो भी आपको यही बताते हैं कि कोई भी प्लेस प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है। तो प्राइम मेरिडियन जैसा कि आपको बताया था मैंने, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर।
तो ये भी आपकी एक जो प्राइम मेरिडियन के साथ जो कि इमेजिनरी लाइन है उसके साथ साथ जो लाइंस चलती हैं वर्टिकल लाइंस, उन्हें ही हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स से भी आप यही एज्यूम करते हैं कि कोई भी प्लेस कितनी दूर है या उसकी पोजीशन क्या है। लॉन्गिट्यूड्स से भी हमको मैप्स को रीड करने में और प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प हो। लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, जैसे वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। कोई भी प्लेस कितना ईस्टवर्ड है, जैसे हम किसी को अगर बता रहे हैं बाई चांस कि वो प्राइम मेरिडियन से इतनी दूरी पे है, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री ईस्टवर्ड है, तो ये हम इससे डिनोट कर पाते हैं डायरेक्शन एंड डिग्रीज की हेल्प से। तो ये भी हम डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, टाइम जोन्स क्या होते हैं? देखिए, हमारी अर्थ पूरा 360 डिग्री टर्न होना पड़ता है एक रोटेशन के लिए, और उस एक रोटेशन के लिए वो 24 आवर्स लेती है। कि इसका मतलब हो गया 15 डिग्री पर आवर हमारी अर्थ मूव करती है। तो इसी से ही हमारा टाइम सेट होता है हर कंट्री का। जो ग्रीनविच प्लेस है इंग्लैंड में, उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है, जो कि प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन, तो उससे जितना ईस्ट में आप बढ़ेंगे तो 1 आवर ऐड होता जाएगा जितने लॉन्गिट्यूड आप बढ़ेंगे, और जितना वेस्टवर्ड आप बढ़ते जाते हैं तो 1 आवर रिड्यूस होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रीनविच में इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उससे ईस्ट में अगर आप चलते हैं 15 डिग्री आगे ईस्टवर्ड, तो वो 1 आवर आगे का टाइम दिखाएगा। और अगर वही आप 15 डिग्री वेस्टवर्ड चलते हैं तो 1 आवर पहले का टाइम दिखाएगा। इस तरीके से हर कंट्री का टाइम सेट हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये हमारी एनसीईआरटी की सोशल साइंस का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर था, क्लास 6 की। नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम जल्द ही आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।